हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है वह बहुत नज़दीक है। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 2024 में पूछा गया क्वेश्चन को, जो बिहार बोर्ड में 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और यदि आप लोगों को मैथ से डर लगता है तो उससे डरने का नहीं, ठीक है। सिर्फ आप लोग मेरे साथ रहिए, आप लोगों के दिलों के अंदर से डर मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मेहनत कर देना है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझ जाना है बस। तो इस क्लास में मैं समझाने का कोशिश करूंगा, अपने तरफ से जितना हो सकेगा उतना मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री तथा P और Q क्रमशः भुजाएं CA और CB के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करें कि 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, एक बार और समझ लीजिए। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, देखिए इस जो ये क्वेश्चन है इसका मैं यहाँ पे फिगर बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में हो गया कोण C समकोण है, कोण C 90 डिग्री है, तो यहाँ पे C को 90 डिग्री में बना दिया हूँ। उसके बाद में कह रहा है P और Q क्रमशः CA और CB के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध करें कि, ये सिद्ध करना है, देख लीजिए 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को सिद्ध करके हम लोगों को दिखा देना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। बस इसको सिद्ध करके हम लोगों को दिखा देना है। कह रहा है, एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए, जब तक मैथ का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोगों को सॉल्यूशन, चाहे किसी से भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। एक बार और क्वेश्चन को समझिए। एक त्रिभुज दे दिया है ABC, जिसमें C समकोण दिया है और AC का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। देखिए, मध्य बिंदु उसी बिंदु को बोला जाता है जो रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब है, यह जो BC है, BC 2 भागों में बट गया है। कौन बांट रहा है इसको 2 भागों में? तो इसको बांट रहा है Q। कौन बांट रहा है बाबू? तो इसको Q बांट रहा है। ये जो Q बिंदु है ना, इस BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कहने का मतलब है कि यदि इसको लिखा जाए, इसको और इसको, तो यह दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे CQ बराबर हो जाएगा BQ के, ठीक है। CQ बराबर हो जाएगा, ये जो CQ है, ये दूरी है, यह इसके बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि BC का मध्य बिंदु कौन है बाबू? Q है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है CQ बराबर BQ हो जाएगा। चलिए उसके बाद में देखते हैं, एक बात और आप लोग समझ जाइए। यदि सिर्फ CQ का वैल्यू निकालें, सिर्फ CQ का वैल्यू निकालें, CQ आधा का वैल्यू निकालना है, तो BC में 2 से भागा कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये BC है, पूरा है, इसमें सिर्फ आधा दूरी को ज्ञात करना है, आधा दूरी को निकालना है। तो पूरा में यदि 2 से भागा कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए CQ, यदि BQ निकालना हो, बताइए BQ का कॉन्सेप्ट बताइए। तो वही बात हुआ होगा। फिर BC में, क्योंकि ये भी BC का आधे दूरी है,
और ये भी BC का आधी दूरी है। तो आधा दूरी निकालना है, इसको निकालिएगा तभी भी BC में 2 से भागा कीजिएगा, और इसको निकालिएगा तभी भी BC में 2 से ही भागा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलूँगा। ठीक है ना, सिर्फ आप लोग क्लास में बने रहिए। तो सबसे पहले दे दिया है, तो सिद्ध करने वाला है, तो सिद्ध करने वाला में लिखा जाता है कि दिया है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? दिया है। तो क्या दिया है? चाहे ऐसे लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ABC है। तो लिखेंगे ऐसे ACB, जो समकोण होता है उसको बीच में लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में क्या AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कौन है? P तथा BC का मध्य बिंदु कौन है? Q है। बस इतना ही ना दिया है कि समकोण त्रिभुज ACB है। ठीक है, उसमें AC का मध्य बिंदु P दे दिया है और BC का मध्य बिंदु Q दे दिया है, जो हमने लिख दिए। उसके बाद में लिखा जाता है सिद्ध करना है। ठीक है, 1 नंबर में क्या लिखा जाता है? दिया है। 2 नंबर में लिखा जाता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है? यही तो सिद्ध करना है। 4AQ² इक्वल टू 4 इंटू AC स्क्वायर प्लस BC², इसको सिद्ध करना है। इसके बाद में तो इसमें रचना कुछ हुआ नहीं है, रचना यही हुआ, AC को मैंने मिलाया है। तो ऐसे लिखेंगे रचना। रचना में क्या है? AC को मिलाया। ठीक है, AC को मिलाया। अब देखिए, इसको भी मिलाया गया है, इसको भी मिलाया गया है, P और Q को भी मिलाया गया है। तो इसको आप लिखिए तो या मत लिखिए तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है तो क्या करते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है ना, इसका ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोगों को लाना है AQ लाना है। देखिए, तो यहाँ पे AQ है ना, और समकोण त्रिभुज में ही देखिए, अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह समकोण त्रिभुज पर ही बनेगा? तो देखिए, समकोण त्रिभुज में एक रूल होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब एक साइड में एक भुजा रहता है और दूसरे साइड में 2 भुजाओं का जोगफल रहता है। तो देखिए, तो एक साइड में इधर एक भुजा है और दूसरे साइड में 2 भुजाओं का यहाँ पे जोगफल है। ठीक है, इसके साथ में 4, 5, 10, 15 कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। देखना है कि 2 भुजा जोगफल के रूप में है कि नहीं। तो 2 भुजा जोगफल के रूप में है, यानी कि क्वेश्चन बनने वाला है समकोण त्रिभुज पर। तो देखिए, समकोण त्रिभुज पर बनने वाला है, यहाँ पे है AQ, तो AQ इसी में है। और यदि इस त्रिभुज में आ जाए, देखिए AQB यदि इसमें आए तो यह तो समकोण त्रिभुज है नहीं। तो समकोण त्रिभुज, इसके लिए समकोण त्रिभुज, इसके लिए समकोण त्रिभुज कौन है? ACQ है ना। खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा। इसके लिए यह जो भुजा है, यह भुजा, इसके लिए समकोण त्रिभुज कौन है? तो ACQ है। ठीक है, ACQ है। इसी में हम लोगों को काम कर देना है, इसमें हम लोग काम कर देंगे, अपना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखते हैं बाबू? प्रमाण लिखते हैं। तो देखिए, यहीं पे आप लोग समझ जाइए। ठीक है, सिद्ध करने वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 बातों को लिखना जरूरी होता है। ठीक है, 4 बात को आप नहीं लिखिएगा, बना के आ जाइएगा क्वेश्चन, बाद में पता चलेगा कि नंबर नहीं आया। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले सिद्ध करने वाला में लिखा जाता है दिया है, 2 नंबर में लिखा जाता है सिद्ध करना है, 3 नंबर में लिखा जाता है रचना, और 4 नंबर में लिखा जाता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है थ्योरम का आधार।
जिस आधार पे हम लोग बनाएंगे वही तो प्रमाण होता है। तो इसमें देखिए मैं आधार बनाता हूँ इस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी क्यू में, ए सी क्यू में, ठीक है, ए सी क्यू में। तो चूंकि देखिए, चूंकि लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, हो गया। तो अब देखिए इस त्रिभुज में हम लोगों को पहचानना है कि कर्ण कौन है। तो कर्ण वही भुजा होता है जो समकोण के सामने होता है। तो देखिए, तो यह समकोण है, समकोण के सामने यह है, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन न हो। इसके सामने देखिए तो यह है, तो यह क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण क्या है, ए क्यू है, तो ए क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। लंब यह है, तो यह देखिए, अब लंब और आधार में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिए। यहीं पे थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो वह होता है लंब। इसमें तो थीटा है नहीं, तो किसी को लंब किसी को आधार मान लेंगे। किसी को जनरली जो खड़ा रहता है उसको लंब मानते हैं, और जो नीचे रहता है उसको आधार मानते हैं। तो AC क्या हो गया, लंब हो गया। तो लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस आधार क्या है, CQ है, तो CQ का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए AQ स्क्वायर है तो AQ स्क्वायर ही रखेंगे, AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर ही रखेंगे, क्योंकि इधर AC लाना है। तो देखिए हम लोगों के क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्या क्या आ गया है, AQ चाहिए, AC चाहिए, BC चाहिए। तो देखिए AQ आ गया है, AC आ गया है, BC नहीं आया है, तो CQ से ही BC आएगा। कैसे, तो देखिए, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ देर पहले निकाला हूँ, CQ बराबर BC/2। इस CQ क्या है, BC का आधा है, तो BC में 2 से भागा कर देंगे, बस अपना काम हो जाएगा। तो यह CQ के सामने कितना लिख देंगे, तो BC/2 लिख के इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब अपना काम हो गया, काम हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। AC है, AQ है, तो AQ ही रखेंगे, AQ स्क्वायर बराबर, AC है तो AC ही रखेंगे, AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर दीजिए, BC का स्क्वायर कीजिएगा तो ऐसे BC स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, नीचे 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा। चलिए AQ स्क्वायर बराबर, इसके नीचे 1 कर देते हैं, LCM निकाल देते हैं, 4 हो जाएगा, गुना कीजिए 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए जो सिद्ध करना था वह हम लोग ला दिए, सिद्ध कर दिए, यही है थ्योरम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जरूर आप लोगों को मज़ा आया होगा, तो इसको देख लीजिए एक बार और। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यदि बिंदु A x2 मतलब A का नियामक दे दिया है, x और 2 दे दिया है, कोमा बिंदुएं B 8-2 एवं C 2-2 से समदूरस्थ हो तो x का मान निकालें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समदूरस्थ वाला क्वेश्चन गारंटी है कि पूछता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समदूरस्थ के लिए, ठीक है, समदूरस्थ के लिए एक लाइन बनाते हैं। ये हो गया अपना लाइन, ठीक है। चलिए इसमें दे दिया है, एक और बात देखिए, कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते चलिए। जो बिंदु और से जुड़ा रहता है वह उसको शुरू में और लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए सुनिए, कौन जुड़ा है, तो B एवं C। कौन जुड़ा है बाबू, B एवं C, तो B यहाँ पे लिखेंगे, C यहाँ पे लिखेंगे।
बी का नियामक दे दिया है कितना 8 माइनस 2, सी का नियामक कितना दे दिया है 2 माइनस 2 दे दिया है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। और कह रहा है ए बीच में है, ए कहाँ है, जो बच जाता है समदूरस्थ में उसको लिखते हैं बीच में। इसका नियामक कितना दे दिया है x/2 दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है x का वैल्यू निकालो। जो बिंदु अवर से एवं से एंड से जुड़ा रहेगा वही होगा शुरू में और लास्ट में, और जो बच जाएगा उसको लिखते हैं बीच में, क्योंकि यह दोनों बिंदु से बी और सी से ए समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में है, मतलब ई जितना है दूरी उतना ही ई दूरी है। बात समझे? तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखते हैं, तो जो जो दे दिया है उसको लिखते हैं। देखिए ए का नियामक दे दिया है कितना x2, बी का नियामक दे दिया है कितना 8 माइनस 2, सी का नियामक कितना दे दिया है 2 माइनस 2। ठीक है, इतना दे दिया है। अब देखिए इसमें लिखेंगे चूंकि बिंदु ए बिंदुओं बी और सी से समदूरस्थ है, ठीक है, यह दे दिया, मतलब समान दूरी पर है। इसलिए जब यह समान दूरी पर है तो यह दूरी और यह दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा, मतलब ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, ए बी बराबर हो गया ए सी के। तो देखिए ना, हम लोग दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला से जानते हैं ए बी बराबर क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह होता है ना। अब यदि दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो हम लोग जानते हैं कि जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूटवे हट जाता है, तो यह तो हट जाएगा। तो अब एक हम लोग काम करेंगे, काम यह करेंगे रूट को हटाने के लिए दोनों साइड में वर्ग कर देंगे। चलिए वर्ग कर दिए, दोनों साइड में वर्ग कर दिए। अब देखो क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का ए बी, तो ए बी कहाँ है, यह है ए का वैल्यू, यह है बी का वैल्यू। तो फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा लेंगे, कहने का मतलब है कि x में से 8 को घटा लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस सेकंड में से सेकंड को घटा लेंगे, तो सेकंड कितना है 2 है, और घटाना है कितना 2। तो देखिए ना, घटाना है, हम यहाँ पे प्लस लिख दिए कैसे, तो ये माइनस और फार्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिख दिए। चलिए आगे देखिए ए सी। अब ए और सी में देखेंगे तो x में से कौन घटेगा, तो x में से 2 घट जाएगा, प्लस 2 में से कितना घटेगा, तो अब की बार घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में है। हो गया, बस अपना काम हो ही गया। तो देखिए, तो यह जितना है उतना ही यह है ना, तो ये तो कट गया, जितना यह है उतना ही यह है, यह तो कट गया, बच गया अपना यह। तो देखते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो जाएगा यह ए स्क्वायर माइनस 2ab, यह a है यह b है, और प्लस b का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए गुना कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस 8 दूना 16x प्लस 64 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फिर कट गया, तो क्या बच गया माइनस 16x, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, यह प्लस में है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 64। चलिए इधर देखिए, तो
-16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -12x हो जाएगा। और 64 में से 4 घट जाएगा तो -60 हो जाएगा। ये कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 60/12, 12×5 = 60, या x बराबर हो गया आप उनका 5 आंसर। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बिंदु -4, 6, बिंदुओं A -6, 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए ये भी दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। इसके लिए भी अपन क्या करेगा, एक लाइन को खींचेगा। तो कौन कौन बिंदु और से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जुड़ा हुआ है A और B। A का नियामक लिखते हैं, A का नियामक दे दिया है -6, 10। B का नियामक दे दिया है कितना, 3 -8। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई बिंदु है इसमें, क्या है, कोई बिंदु दे दिया है जिसका नियामक है -4 और 6। कह रहा है इसको को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, यदि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको मान लेते हैं हम P का नियामक कितना दे दिया है, P का नियामक दे दिया है -4 और 6 दे दिया है। तो कह रहा है कि यदि यह P इसमें आ जाए और इसका नियामक -4 और 6 रहे तो AB को यह कितना अनुपात में बांट सकता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना P का नियामक बराबर -4 और 6। क्यों मान लिए, क्योंकि P बिंदु नहीं दिया था, यह दिया था। अच्छा, A का नियामक कितना दे दिया है, तो A का नियामक दे दिया है -6 और 10 दे दिया है। B का नियामक देखिए, तो B का नियामक कितना दे दिया है, तो 3 और -8 दे दिया है। चलिए अब इसमें देखिए हम लोगों को पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू क्या होगा, या x2 का वैल्यू क्या होगा, y1 का वैल्यू क्या होगा, y2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। तो P जो बिंदु है ना, यह बिंदु है, इसमें से सिर्फ हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, क्योंकि सिर्फ वहाँ से मिलता है x का वैल्यू और y का वैल्यू मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए इतना। इस लाइन से x1 y1 का वैल्यू निकलेगा। तो x1 का वैल्यू कितना है -6 और y1 का वैल्यू कितना है 10। इस बिंदु से दूसरा बिंदु से निकलेगा x2 का वैल्यू, ठीक है, और y2 का वैल्यू निकलेगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बारे में न बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है कि यदि इसका नियामक -4 और 6 रहे तो AB को यह कितना अनुपात में बांट सकता है। चलिए लिखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे चूंकि P का x नियामक क्या है, तो P का x नियामक देखिए तो -4 है, तो -4 लिख दिए। चलिए उसके बाद में P का x नियामक हो गया -4। ठीक है, तो देखिए यह किस अनुपात में बांटता है, मतलब बांटने वाला बात है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला को यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, P का x नियामक का सेक्शन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र तो होता है mx2 + nx1 बटा m + n होता है। ठीक है, -4 है तो -4 लिख दी।
ये बात समझ में आ रहा है? यह कहाँ से फार्मूला आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन यह फार्मूला कहाँ से आ गया? तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यह किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जब भी अनुपात वाला आएगा तब हम लगाएंगे mx2 + nx1/m + n, मतलब सेक्शन फार्मूला का ही यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कर दिए। चलिए m का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो m का m ही रहेगा। x2 का वैल्यू कितना है? 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस n है तो n। x1 का वैल्यू -6 है तो -6 लिख दिए, बट्टा m + n नहीं है तो m + n लिख देंगे। इधर -4 है तो -4 को लेकर चलेंगे, तो गुना कीजिए 3m ± -6n बाई m + n -4 गुना कर देते हैं तिरछी। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3m - 6n, आई कितना हो जाएगा? -4m - 4n हो गया। ठीक है, आगे इसको लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, m को एक साइड में, n को एक साइड में, ठीक है, रखते हैं। तो 3m आई माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4m हो जाएगा तो इधर क्या बच गया? -4n बच गया, -4 है, यह माइनस में है, दाहिना साइड में जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस में हो गया। चलिए अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 7m = यह 2n हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए काम यह करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए 7m के साथ गुना में है, इधर 2n के साथ गुना में। कहने का मतलब है कि यह दोनों एक दूसरे से गुना के साथ में है, यह दोनों एक दूसरे से गुना के साथ में। यदि इसमें से किसी को दाहिना साइड चाहे बायां साइड में भेजते हैं तो गुना में है तो भागा में जाएगा ना। चलिए देखते हैं। तो m इधर से n को भेजिए तो बाटा में आ गया, तो बच गया 2। इधर अब यह गुना में, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे m अनुपात n बराबर 2:7, मतलब ऊपर वाला पहले आता है, नीचे वाला बाद में आता है। यही हो गया अपना आंसर। देखिए एक और आप बात समझ जाइए, जब सिर्फ x का वैल्यू दिया रहेगा अनुपात वाला में तो x के फार्मूला पर निकालिएगा, y का वैल्यू दिया रहेगा तो y के फार्मूला पर निकालिएगा। ठीक है, और यदि दोनों दिया रहेगा तो आपका ऊपर, आपका मर्जी है, x नियामक पर निकालिए चाहे y नियामक पर निकालिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों दे दिया है, x नियामक भी दिया है, y नियामक भी दिया है। तो x नियामक पर हम निकाले हैं, आप y नियामक पर भी निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यह आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द्विघात समीकरण √2x² - x -√2 = 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूलों की प्रकृति बताएं। चलिए देखते हैं। दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, समीकरण दे दिया है। तो लिखेंगे चूंकि √2 x² - x -√2 = 0। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो विवेचक निकालने के लिए विवेचक का फार्मूला होता है d = b² - 4ac होता है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को पता होगा। प्रकृति बोल रहा है निकालने के लिए, तो प्रकृति 3 गो होता है द्विघात समीकरण का। विवेचक यदि d बराबर 0 आ जाए, मतलब d का वैल्यू 0 आ जाए तो एक प्रकृति होता है। तो इसमें लिखते हैं कि इसका मूल समान है, वास्तविक है, समान है। ठीक है, d यदि बड़ा आ जाए तो लिखते हैं मूल इसका वास्तविक है और असमान है। यदि d छोटा आ जाए तो इस केस में इसका कोई मूल नहीं होता है। मतलब d का वैल्यू जब 0 आ जाएगा ना तो उसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है ना, उसका मूल वास्तविक होवे नहीं करेगा।
कहने का मतलब है कि इस शर्त में कुछ नहीं होता है, बस 2 ही शर्त में हम लोगों को काम करना है, लेकिन प्रकृति में तीनों को बताना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए 4ac कहाँ से आएगा? तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे 4ac, BAC सब निकाल लेंगे। तो देखिए फर्स्ट में जो वैल्यू रहता है ए का वैल्यू होता है, सेकंड में जो वैल्यू रहता है, ठीक है, बी का वैल्यू होता है, लास्ट में जो वैल्यू अचर पद होता है वो सी का वैल्यू होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोला जाता है, एक्स के गुणांक को बी बोला जाता है। तो एक्स के पास कोई संख्या नहीं है तो -1 लिख देंगे। अचर पद को सी बोला जाता है जो माइनस में है, ठीक है। तो देखिए b का वैल्यू कितना है? -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू कितना है? तो √2 है, गुना c का वैल्यू कितना है? तो -√2 है। गुना कीजिए तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा? 4, और √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ 2 होता है, प्लस 1 प्लस 4 दूना 8, ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो देखिए यह d है 0 के बराबर आया है कि 0 से ज़्यादा आया है कि 0 से कम आया है? तो d 0 से क्या आया है? ज़्यादा आया है, ठीक है। तो यह एक तो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि d ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, इसलिए लिखते हैं समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। यह क्या है? यही तो प्रकृति है। यही क्या है बाबू? यह है अपना प्रकृति। द्विघात समीकरण का हो गया यह प्रकृति, ठीक है। जब d 0 से बड़ा होता है तो समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होता है। समान नहीं, असमान होता है। क्या होता है? असमान होता है, ठीक है। यह बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है के किस मान के लिए समीकरण के x इंटू x माइनस 2 इक्वल 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। या क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसके मूल के का मान ज्ञात करना है, और मूल दे दिया है बराबर, यानी कि d बराबर 0 के बराबर दे दिया है तो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ना, यह भी द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है, लेकिन द्विघात समीकरण जैसा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको दिखाते हैं। तो गुना करें तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस क्या होगा? के एक्स में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस 6 है तो 6 इक्वल टू 0। चलिए अब इस यहाँ से लिखेंगे, इसलिए ए का वैल्यू क्या होगा? के होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही के ए बोला जाता है। बी बराबर क्या होगा? -2k, सी बराबर क्या होगा? 0 होगा। लिखेंगे चूँकि शर्त दे दिया है, चूँकि समीकरण का मूल बराबर है, समीकरण का मूल बराबर है। तो बराबर का मतलब होता है कि d बराबर 0 है। क्या होता है बाबू? d बराबर 0 होता है, इसी को बोलते हैं समीकरण का मूल बराबर। ये भी प्रकृति है, ठीक है ना। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है? तो -2k स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है के है इंटू सी का वैल्यू कितना है 6 है बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। तो देखिए तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के, ठीक है। या एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन करके भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग कॉमन करके ही बनाएं, क्योंकि देखिए दोनों पद में 4 के या 24 के, मतलब दोनों पद में 4 के कॉमन है। तो 4 के कॉमन करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे, देखिए अब अपने पास है ना, अपने पास यहाँ से तो के कॉमन हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा के बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितना के है 2 के है, तो एक बाहर निकल गया तो एक ना बचेगा। यहाँ पे एगो है एगो बाहर निकल गया तो बचेगा नहीं ना बचेगा। अब देखिए अपने पास 2 फैक्टर आ गए, एक यह फैक्टर है एक यह फैक्टर है, 2 आ गया। अब लिखेंगे बारी बारी से, जब 4k इक्वल टू 0 या के बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी के बराबर क्या हो गया 0। जब k माइनस 6 इक्वल टू 0 या के बराबर क्या हो गया 6, इसलिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 6, मतलब इसमें मेन 6 ही होगा, ठीक है। मेन आंसर कौन होगा 6 होगा। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज के क्लास में हम लोग देखे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को, ठीक है, और हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझे। तो यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।